नमस्कार। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि जो बचा हुआ पोर्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जितना उसमें इस एक्ट को अभी तक हमने पिछले में बैकग्राउंड बताया है, अब सीधे एक्ट पर आते हैं। तो एक्ट पर मैंने जितनी बात किया था कि रेगुलेटिंग एक्ट का 1773 का पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को रेगुलेट किया जाए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसकी दो वजह है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 65 में दीवानी मिल गई थी और डुअल गवर्नमेंट के तहत वो एक्सप्लॉइट कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल पावर बन गई थी। दूसरा, और जो चार्ट एक्ट बना था वो टेरिटोरियल पावर को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया था, ट्रेडिंग पावर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। तो द वेरी नेचर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज, so there was something new legislation required to control the business of the East India Company because the nature of the East India Company converted from trading company to a territorial power। तो एक तो ये थी। दूसरा, एक बहुत बड़ा फेमिन हिट किया जिसमें करीब 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की पेरिश कर गई थी। तो वो भी एक बड़ा झटका था ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को, चूंकि एट दैट टाइम बंगाल यूज्ड टू बी द वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। तो उससे एक संकट जो पैदा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी रैन इनटू अ लॉट ह्यूज लॉस। तो अब हेस्टिंग्स का भी ये मानना था कि हम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पिछले में कहा, इसलिए जल्दी से रिकैप कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब रेगुलेटिंग एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया तो उसके पीछे चार उद्देश्य थे। एक उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की पकड़ को ईस्ट इंडिया कंपनी पर बढ़ाया जाए जिससे उसके बिजनेस को रेगुलेट कर सके। दूसरा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाई जाए जो गवर्नर जनरल के रूप में आती है। तीसरा ये था कि सेंटर ऑफ पावर डिसाइड कर लिया जाए जो कि कलकत्ता के रूप में आता है। और चौथा ये था कि भारत के जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए जिसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट आता है। तो ये चार बातें दिमाग में रख करके रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। तो जैसे पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट पर लिखिए तो पर्पस बिहाइंड द एक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि पार्लियामेंट का कंट्रोल बढ़ाना, भारत में एक सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त करना। तीसरा ये था कि भारत में केंद्रीकरण करना और एक सेंटर बनाना। और चौथा ये था कि भारत की न्याय प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसी न्यायालय की स्थापना करना जिसका कि हुआ। तो अब इसमें से जितना हम बता चुके थे पहले वाले में उसको हम बता देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला चेंज हुआ वो होम गवर्नमेंट में। होम गवर्नमेंट में जो हुआ वो ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज चेंज्ड। पहले 1600 में जो बनाई गई, 1600 से लेकर के 1773 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जीक्यूटिव बोर्ड था जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उसमें 24 डायरेक्टर्स, एक गवर्नर होता था और वो 1 साल के लिए नियुक्त किए जाते थे। तो 1 साल के लिए नियुक्त होने के कारण जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उनका टेन्योर जो है 1 साल से बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया और 1/4 रिटायरिंग एवरी ईयर। तो 1/4 रिटायरिंग एवरी ईयर माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज मेड अ परमानेंट बॉडी, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होता है। एंड 1/4 मेंबर रिटायरिंग एवरी ईयर। इसके पीछे का पर्पस क्या होता है, हाउस को हम इस तरह बनाते क्यों हैं, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा को क्यों बनाए, इसलिए बनाते हैं कि जिससे कि जो एक्सपीरियंस पर्सनल्स हैं वो हमें मतलब खाली ना हो जाए, हाउस एकदम नोवाइस, एकदम नए लोग ही एंट्री ना पालें। इसलिए पुराने लोगों के एक्सपीरियंस को हमेशा बनाए रखा जाए हाउस में। इसके लिए इसको परमानेंट हाउस बनाया जाता है और निकालने का सिस्टम जो है लॉटरी सिस्टम से पहले किया जाता है, बाद में तो फिक्स हो जाता है। तो लॉटरी सिस्टम से 1/4 निकाल, तो इस तरीके से 1/4 रिटायर कर रहे हैं और 1/4 रखे जा रहे हैं। तो इस तरह ये परमानेंट हाउस हो गए। दूसरी बात ये हुआ कि सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए जो वोटिंग एलिजिबिलिटी है, पहले जिनके पास 500 पाउंड स्टर्लिंग हुआ करता था वो वोट देने के लिए एलिजिबल थे, अब उसको बढ़ा करके 1000 पाउंड स्टर्लिंग कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि जो जिनको डायरेक्टर्स का चुनाव लड़ना है उनकी एलिजिबिलिटी जो है 1000 पाउंड स्टर्लिंग से बढ़ा करके 3000 पाउंड स्टर्लिंग कर दिया गया, तो वो कोटा डायरेक्टर्स बनेंगे। तो और जितना करेस्पॉन्डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के साथ होगा वो सारा करेस्पॉन्डेंस जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको कंट्रोल कैसे कर रही है, कंट्रोल ये कर रही है कि ऑल द कमर्शियल करेस्पॉन्डेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विद इंडिया वाज टू बी लेड बिफोर अ ट्रेजरी, माने ट्रेजरी के समक्ष जो है वो रखना है। और जितना भी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंस था दैट वाज टू बी प्लेस्ड बिफोर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, किसी एक मंत्री के पास जो है वहां सेक्रेटरी कहलाता है, उसके समक्ष रखना था। माने कोई परमानेंट, कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर या पर्टिकुलर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया था जो उस काम को देखे।
तो ये किया गया और यही इसका लेकुना भी है। तो ये इतनी दूर तक बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से बता दिया। अब क्या हुआ कि अब डिसीजन लेना था कि कहाँ पर। अभी तो क्या था कि बॉम्बे उनका सबसे फेवरेबल प्लेस था, क्योंकि दैट वाज द सॉवरेन प्लेस, दैट वाज नॉट सब्जेक्ट टू एलिजियंस टू एनी इंडियन स्टेट्स और एनी इंडियन किंग या किंगडम, तो इसलिए बॉम्बे था। लेकिन अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम ए टेरिटोरियल पावर इन बंगाल, और बंगाल उस जमाने का आज का पूरा बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, असम, ये सब मिलाकर के बंगाल बनता था। इतने बड़े पैमाने, इतने बड़े इलाके की उनको दीवानी मिल गई थी, तो इसलिए द ऑब्वियस चॉइस वाज कलकत्ता। तो कलकत्ता को ही इन्होंने सेंटर बनाया, और वहाँ के गवर्नर और इन काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो बदल करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल कर दिया गया। तो वहाँ का गवर्नर का डिजिग्नेशन हो गया गवर्नर जनरल, और उसके साथ 4 काउंसिलर बनाए गए जिसको मिला करके कहा गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जी इन सी कह सकते हैं, जी इन सी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ अ गवर्नर जनरल, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स, और बाकी जो 4 काउंसिलर थे उनको नाम मैंने पहले से लिख रखा है, ये पूछा जाएगा तो क्लेवरिन, मॉनसन, बारवेल और फिलिप फ्रांसिस, दे वर द 4 काउंसिलर्स, and these 4 councillors and Warren Hastings together form the Governor General Council of Bengal। ये ध्यान रखना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट बेंटिंग, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, एंड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल वाज टू बी टेकन बाय द वोट ऑफ मेजॉरिटी, एंड द गवर्नर जनरल हैज द कास्टिंग वोट। इस बात का ध्यान रखना कि द डिसीजन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज टू बी टेकन बाय वोट ऑफ मेजॉरिटी, एंड गवर्नर जनरल है द कास्टिंग वोट। माने जब दो काउंसिलर्स के बीच में डिवीजन हो जाएगा, वोट का टाई हो जाएगा, वन देयर इज अ टाई, तो फिर गवर्नर जनरल जो है वो वोट करेगा और डिसीजन करेगा। इसीलिए उसके पास निर्णायक मत था, और जिसके पास निर्णायक मत होता है ही कांट वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस, उसके पास प्राथमिक मत नहीं होता है। तो गवर्नर जनरल है द कास्टिंग वोट। तो इसका मतलब हो कि ये 3 काउंसिलर्स आर टेकिंग द डिसीजन, तो गवर्नर जनरल वाज just the spectator of the event, he was not the controller of the event। तो ये बात हुई। तीसरा डिसीजन इसमें जो लिया गया सेंट्रलाइजेशन को लेकर के, कि द प्रेसिडेंसीज ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास, माने गवर्नर इन काउंसिल ऑफ बॉम्बे, और गवर्नर जनरल के अलावा क्या कहलाते हैं, गवर्नर कहलाते हैं, और उनकी काउंसिल गवर्नर इन काउंसिल कहलाती है। तो प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर ब्रॉट अंडर द सुपरिंटेंडेंस एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता इन वॉर एंड पीस, शांति और युद्ध के समय। तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल है, बट नॉट इन इमरजेंसी। आपातकालीन परिस्थितियों में जो है द गवर्नर इन काउंसिल ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल, द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड द गवर्नर ऑफ मद्रास वर अथॉराइज्ड टू टेक देयर ओन डिसीजन, माने हैविंग द डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन इंग्लैंड। तो इस तरीके से ये जो सबऑर्डिनेशन लाया गया, सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, तो वो मेंटेन किया गया, लेकिन इमरजेंसी में उसमें भी लेखना बनाना। चौथी बात ये की गई कि इंग्लैंड में, या वो सॉरी बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट कब प्रोविजन आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लेकिन कब खोला गया पूछा जाए तो 74। तो सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 74, बट द प्रोविजन फॉर द सुप्रीम कोर्ट वाज इन द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट जो ईयर आएगा तो 74 है, जिसमें कि एक जो है वो चीफ जस्टिस था और 3 पीएम जजेस थे, PUISNE, पीएम सबऑर्डिनेट। एक प्रोनाउंसिएशन एकदम पीएम की चपरासी वाला ही होता है, और पीएम माने होता सबऑर्डिनेट, छोटा। तो ये मिलकर के जो है वो बनता है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट की जो है जूरी बनती है, एंड डिसीजन वाज टू बी टेकन बाय द जूरी। तो ये 1 चीफ जस्टिस एंड 3 पीएम जजेस माने सबऑर्डिनेट जजेस मिलकर के सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। तो ये स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हुआ। अब इसके ऑब्जेक्ट आपको मालूम चल गया, कंटेंट मालूम चल गया, अब इसके शॉर्टकमिंग्स आप जान लें तो फिर आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है?
और बड़ी जल्दी इसकी शॉर्टकमिंग्स जो है बाहर आ गई। पहली बात तो जो इसलिए इसमें एक पॉपुलर दत्त मजूमदार चौधरी ने एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट दिया है कि द होल पोजीशन हैज बीन ब्यूटीफुली समड अप इन द फॉलोइंग सेंटेंस। It had neither given the state a definite control over the company, nor the directors a definite control over their servants, nor the Governor General a definite control over his council, nor the Calcutta Presidency a definite control over Madras and Bombay। तो इसको आप 2-3 बार सुन के लिख सकते हैं। तो ये पूरा समरी है एक ही सेंटेंस में कि ना ठीक से पार्लियामेंट का कंट्रोल कंपनी पर हुआ, ना कंपनी का सर्वेंट्स पर हुआ, ना गवर्नर जनरल का काउंसिल पर हुआ, ना कलकत्ता का बॉम्बे और मद्रास पर हुआ। दिस इज द शॉर्ट कमिंग इन वेरी शॉर्ट। तो कैसे? क्योंकि पहली बात तो है कि एवरीबडी बिजनेस इज नन द बिजनेस, सबका काम किसी का काम नहीं होता है। तो द करेस्पॉन्डेंस वाज टू बी प्लेस बिफोर द ट्रेजरी, ट्रेजरी माने द कैबिनेट बेंचेस। और दूसरी बात है कि द करेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू पॉलिटिकल and military nature was to be placed one of the secretary of state। कौन मालूम नहीं, one of the secretary of the state। तो इस तरीके से the whole of the British Parliament was not properly established over the East India Company। अब यहाँ पर आइए इंडिया में। तो इंडिया में आप देख रहे हैं कि यदि आप हिस्ट्री का थोड़ा भी नॉलेज रखते हो तो आप देखेंगे कि जो मराठा के साथ इनका वार होता है उसमें बिल्कुल नहीं चाह रहा था गवर्नर जनरल मतलब वारेन हेस्टिंग्स कि वहाँ युद्ध हो, लेकिन इमरजेंसी के अब आप सोचोगे, आपने एक बात जरूर ध्यान कर लिया होगा कि मैंने कहा ड्यूरिंग वार एंड पीस बट नॉट इट इमरजेंसी। तो आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि वार है तो इमरजेंसी में क्यों नहीं। देखिए, एवरी वॉर इज नॉट फॉट आउट ऑफ इमरजेंसी। इफ यू आर मेकिंग ए प्रिपरेशन फॉर वार एंड देन यू आर फाइटिंग, तो इट्स नॉट इमरजेंसी वार। तो इसलिए बॉम्बे जो है उसने कहा ये इमरजेंसी कंडीशन है और इसलिए वी आर नॉट वर्किंग अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसमें मुंह की खानी पड़ी, टीटी ऑफ सल्पाई हुआ, बहुत फेस फॉलिंग हुई थी और इसलिए इसकी कमी को तुरंत दिखाई पड़ गया। और जो पिट आगे आता है, पिट्स जो कि उस समय होम सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी होम था, तो वो लगातार चिल्ला रहा था कि ये जो है ये ठीक नहीं एक्ट बना हुआ, ये एक्ट वो नहीं कर पाया है जिसके लिए इसे बनाया गया। इसलिए जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर बना तो 1784 का एक्ट पास होगा जिसको हम आगे बताने जा रहे हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पर ठीक से नहीं स्टैब्लिश हो पाया। दूसरी बात, इंडिया में आप देखोगे तो कलकत्ता की सेंट्रलाइजेशन पावर वो ठीक से नहीं स्टैब्लिश हो पाई, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास जो है वो किसी भी समय इमरजेंसी के नाम पर वहाँ के गवर्नर अपनी मनमाने तरीके से काम कर सकते थे और वो गवर्नर जनरल वहाँ खड़ा भी हो तब भी वो कह सकते थे कि आउट ऑफ इमरजेंसी वी आर वर्किंग, वी आर एक्टिंग, तो इसलिए वी आर नॉट सपोज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम यू। तो इफ इन पर्सन, इवन इन पर्सन, तो व्यक्तिगत रूप से गवर्नर जनरल के उपस्थित होने पर भी उसको डिसोबे वो कर सकते थे इमरजेंसी के कंडीशन में। तो ये सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अब तीसरी आप देखते हो गवर्नर जनरल की हालत क्या है। गवर्नर जनरल जो है, ये जो चारों आए थे इनमें चारों में से तो क्लेवरिंग और ये तो पहले से मान के आए थे कि हमको जो है वो हेस्टिंग्स को परेशान करना है। जब तक इनमें से मर नहीं गए तब तक हेस्टिंग्स का काम करना मुश्किल हो गया। तो ये जो काउंसलर्स हैं, if they are taking their decision on their own and they are making their mind that we have to look down upon the position of the governor general, so there was no way left for the governor general to overrule their decisions। तो इस तरीके से गवर्नर जनरल का पोजीशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्रोमाइज था। ये तो हो गया 3। और चौथा जो है सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया गया, लेकिन उसके जुरिस्डिक्शन को ठीक से डिमार्केट नहीं किया गया था और इसीलिए सबसे पहला जो इसका सप्लीमेंट्री एक्ट पास हुआ वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही पास हुआ, क्योंकि दैट वाज वेरी मच आउट ऑफ द इमरजेंसी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कंडीशन ये आए कि गवर्नर जनरल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी जाता है अरेस्ट करने के लिए डिफॉल्टर को, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि उनको अरेस्ट कर लिया। वारेन हेस्टिंग्स ने बड़ा ही मॉडर्न मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकास्टिक है, वो तरीका निकाला कि किसी तरीके से काम चला ले। तो उसने सोचा कि एमपी को क्यों ना हम गवर्नर जनरल काउंसिल में रख ले। एमपी हुआ था चीफ जस्टिस, तो उसको रख लेंगे तो वो चीफ जस्टिस है और हमारा काउंसिलर हो जाएगा। तो वो इस तरीके से दैट वाज टाइप ऑफ द ब्राइब, माने ही वांटेड टू परचेज पीस बाय परचेजिंग
the authority of the Chief Justice of the Supreme Court. That was never endorsed by the British Parliament. और इस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऑर्डर किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप हेस्टिंग्स को इनको वापस बुला लो। उन लोगों ने वापस नहीं बुलाया। उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में इनको एक्ट अपना बदलना पड़ा। एक्ट बदलने के पीछे केवल कारण यही नहीं था कि अगला एक्ट लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट कि इसमें इतने लैक नहीं थी, बल्कि ये भी था कि पार्लियामेंट ने ऑर्डर किया था कि इनको वापस बुला लिया जाए, जिसे कंपनी ने नहीं स्वीकारा, क्योंकि कंपनी वाज हैविंग अ वेरी मार्वलेस राइट एंड दैट इज द पावर ऑफ द पैटर्नेज, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो जाके 1853 में चार्टर एक्ट से खत्म होता है। पावर ऑफ पैटर्नेज की तहत 1853 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये फुल फ्लेजेड पावर था कि वो अपने सर्वेंट्स को इंडिया भेजेगा, उनको रखेगा, उनको वापस बुलाएगा। ये उसका एक्सक्लूसिव पावर था। इस पावर में पार्लियामेंट ने 1853 में जाकर के इंटरफेरेंस किया है। तो इसलिए इस ऑर्डर को ना माना, ईस्ट इंडिया कंपनी पर था तो नहीं माना। तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके तहत इसमें जो बचे हुए शॉर्टकमिंग्स हैं उनको ठीक किया जाए। तो ये मैं समाप्त कर दूं कि ये 4 चीज़ों को ध्यान में रख करके रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। उनमें से जो प्रोविजन थे ये मैंने आपको बताए, उन प्रोविजंस के लैक्यूनी क्या थे वो भी मैंने आपको बताया, और इन लैक्यूनी को सॉर्ट आउट करने के लिए 1781 का एक्ट पास होगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, उसके नाम से ही लग रहा है, कुछ डिस्प्यूट है जिसको सेटल करना है। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और फिर उसके कॉर्नवालिस के एट द इंस्टेंस ऑफ द कॉर्नवालिस एक्ट लाया गया था 1786। ये ध्यान रखना, ये चार्टर एक्ट है, इट इज नॉट द सप्लीमेंट्री एक्ट। ये अकेले उस व्यक्ति के लिए लाया गया था क्योंकि कॉर्नवालिस वाज नॉट रेडी। इसके पहले जो लोग आ रहे थे, आप देख रहे हो अभी जो लॉर्ड बनना है वो लॉर्ड नहीं है, वो वन हेस्टिंग्स है। अभी तक किसी गवर्नर जनरल के आगे लॉर्ड नहीं लगता है, कॉर्नवालिस के आगे लॉर्ड लगने लगेगा। तो ये बड़ी पर्सनैलिटी है जो आता है, तो ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर आता है। तो ये मैंने 1773 के बारे में बताया। आगे के रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट्स के बारे में, आगे के चार्टर एक्ट्स के बारे में हम 1 बाय 1 करके बताएंगे। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में बनता है तो आप हमारे YouTube पर जाकर के आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बना लेंगे। क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आंसर की रिक्वायरमेंट रखता है तो मैं इंडिपेंडेंट उसके लिए वीडियो बना दूंगा। यदि वो वीडियो के अंदर उसका आंसर आ सकता है तो मैं उसमें उसको ले लूँगा, बट सर्टेनली आई विल वेलकम योर क्वेश्चन और एनी डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।